गुड मॉर्निंग भाई सभी के लिए और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूँ आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास आज। और लास्ट जो क्लास में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और जहां तक मैंने सवाल कराए थे आज उससे आगे सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास में सवाल बताया था कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रखा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रखा हो और एक वस्तु को हानि पर और एक वस्तु को सेम लाभ पर बिका जाए। कहने का मतलब ये है हानि और लाभ दोनों का सेम हो, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को पहले आप समझते हैं। जैसे किसी वस्तु को दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का बराबर। माना पहली वस्तु का है SP1 और दूसरी का SP2, ये दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर। अब पहली जो वस्तु है, पहली वस्तु मान लो पहली वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो बताइए इस पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो अभी आप समझ ले, जब इस तरीके का कोई सौदा या ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और पहली वस्तु को 8% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को उतने ही 8% की हानि पर बेचा जाए, तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा क्या होती है, सदैव हानि होगी। सदैव क्या होगी, हानि होगी। और उस हानि का परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, जो कॉमन लाभ और हानि है उसका स्क्वायर बटे 100, उसका स्क्वायर करना है और इंटू 100 करना है, ये होगा हानि का परसेंटेज। और इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे जो कॉमन लाभ है और हानि है उसका स्क्वायर करना है बटे 100 करना है। ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा कितने % हानि होगी। पर ऐसा कोई सवाल है तो आप हमेशा ऑप्शन में अगर कोई लाभ का ऑप्शन दे रखा है कितने % लाभ हो सकता है तो उस ऑप्शन को आप कट कर देंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है इस प्रकार के सवाल में हमेशा हानि होगी। ठीक है, अब इस प्रकार का एक दो सवाल देखते हैं, सवाल से और भी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से सवाल आता है। चलिए मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं इसी के ऊपर। सवाल क्या है कि 720, एक व्यक्ति ने क्या किया कि 720 रुपए की दर से अपनी दोनों वस्तुओं को बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या था, 720 रुपए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपए। अब कह रहा पहली वस्तु पर क्या कह रहा, पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इस पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस सवाल को। भाई दो वस्तुएं हैं उसके पास, अब वो दो वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, मान लो दो कुर्सियां हैं उसके पास। ठीक है, दो कुर्सियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपए है, दो कुर्सियों में से प्रत्येक का। चलिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, दो कुर्सियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 700 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, कितना, 720। ठीक है, अब उसने पहली कुर्सी, मान लो कुर्सी मैंने मान लिया, पहली कुर्सी बेच दी 20% के लाभ पर। ठीक है, और दूसरी कुर्सी बेची उसने 20% की हानि पर। अब मुझे यह बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में या पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि होगी।
तो अब एक बात बताना, ये वही सवाल है, बिल्कुल उसी मेथड पे है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय क्या हो, समान हो, और पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर, दूसरी को हानि पर बेचा गया, तो दोनों का लाभ और हानि कॉमन है। तो इस पूरे सौदे में क्या होगा, हमेशा मैंने बताया था, हमेशा होगा क्या, हानि होगी। इसका मतलब लाभ वाला तो बनेगा ही नहीं। तो अब इसका हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी बताया था। कैसे निकालते हैं भाई, जो कॉमन लाभ और हानि है, कॉमन लाभ और हानि है, उसका करना है आपको स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर और डिवाइड करना किससे, 100 से। किससे, 100 से। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर बनता भाई 400 बटे 100। अब दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, केवल 4%। तो हानि का परसेंटेज कितना आ गया, 4। इस सवाल का आंसर है भाई 4%, ठीक है। इतने परसेंट क्या होगी इस प्रोसेस में, हानि होगी, ठीक है। अब देखो एक बात ये भी समझनी है आपको कि ये जो कंडीशन, ये कंडीशन ही तो है जो मैंने उस दिन सवाल कराए थे कि कंडीशन क्या है सवाल की, कि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य समान है। अब इस सवाल को अगर आप, एक तो मेथड ये बताया कि आप कॉमन हानि या लाभ को स्क्वायर कर दें और बटे 100 कर दें। आप इसको कंडीशन मान के भी कर सकते हो कि दोनों विक्रय मूल्य समान है। कैसे करेंगे, चलो एक बार बताता हूं ऐसे, कि जब कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई, हमें पता है कि दोनों कुर्सियों को, पहली कुर्सी, चलिए ये पहली कुर्सी है, अब इसको बेचा गया था 20% के लाभ पर, और इसकी वैल्यू होती है 1/5। तो इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाने लगे तो क्या बनेगा, 5 रुपए की खरीदी, 1 का लाभ लिया, 6 में बेच दी। अब ये है कुर्सी दूसरी कुर्सी, इसमें भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाए, इसको भी क्या बेचा गया, 20% की हानि पर। तो एक बात बताना, 5 की खरीदी, 1 की हानि हो गई, तो 4 में बेची, ठीक है। ये रेशियो बना लिए दोनों की। अभी बताना, क्वेश्चन की कंडीशन यही तो है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पर आप एक बात बताना, दोनों का क्या विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे इसका 6 है, इसका 4 है, इसका मतलब समान तो है नहीं। पर इस 6 और 4 को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कैसे, 6 और 4 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 12 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों संख्या कहां पे बराबर होती है, 12 पर। तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी, जब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ हुई है तो 3 से यहाँ भी होगी। यहाँ 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, तो ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। अब देखना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और 5 तिया 15, और ये 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो, मुझे पता चल गया कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, इसका 10 है, इसका 15 है। तो दोनों का क्रय मूल्य अगर देखें तो कितना हो गया, 10 और 15 25, ठीक है। दोनों का अगर सेलिंग प्राइस देखें भाई, 12 और 12 कितना होता है, 24, ये हो गया 24। अभी देखना यहाँ हानि हो रही है या लाभ। 25 रुपए में खरीदी कोई चीज और 24 में बेचनी पड़ रही है, तो देखेंगे हम हानि हो रही है हमें कितने की, 1 की। कितने पर, 25 पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है नीचे, इंटू 100। अब देखना 25 चौके 100, तो ये निकल गया अभी 4% हानि, ठीक है। उसी कंडीशन के हिसाब से सवाल को किया। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इसका सबसे बढ़िया तरीका वही है कि कॉमन लाभ को और जो हानि है उसका स्क्वायर करें और डिवाइड 100 कर दें, आंसर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और ऐसे ही करते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 99 रुपीज है, 99 रुपए है, ठीक है। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, इसका मतलब एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। बताइए कुल दोनों वस्तुओं पर उसे
कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। तो आपने जैसे ही सवाल सुना तो आपको पता चल गया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। कितना भाई, 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बिका। अब पहली वस्तु पर इसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर इसे 10% की हानि होती है। अब मुझे यही तो बताना है कि इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इस टाइप के या इस प्रकार के सवाल में कभी लाभ नहीं होता, हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत हम कैसे निकाल देते थे भाई, हानि का प्रतिशत ऐसे निकाल देते कि जो कॉमन लाभ और हानि है उसका स्क्वायर करके और नीचे कर देते 100। अब 10 का स्क्वायर 100/100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा 1। तो इसका मतलब यहाँ हानि का परसेंटेज कितना आ गया, हानि का परसेंटेज आ गया 1%। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। अगर वैसे बनाओगे आप कंडीशन लेके तब भी आंसर का जो आंसर आएगा इस सवाल का वो 1% आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है 1% हानि होगी। तो अभी ये सवाल इस टाइप का समझ में आ गया होगा कि जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों को समान लाभ और हानि पर बेचा जाए तो उस सौदे में हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, और हानि कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम सवाल लेते हैं, इसी में एक सवाल या ये कह सकते हैं एक सवाल, इसका टॉपिक है या टाइप कह सकते हैं, बेईमान दुकानदार। जो बेईमान दुकानदार होते हैं उनके ऊपर सवाल है। अब देखो भाई, बेईमान दुकानदार होगा वो कहां कहां गड़बड़ कर सकता है। भाई एक गड़बड़ तो ये कर सकता है कि आपसे बोले कि मैं अपनी सारी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता हूं। लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य पर बेचता हूं। ठीक है, जितने की लेके आया हूं खरीद के उतने की आपको दे रहा हूं। पर ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति जितने रुपए की खरीद के लाएगा और अपने कस्टमर को उतने ही दे देगा लागत मूल्य पर। भाई उसे भी तो प्रॉफिट चाहिए, पर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा अगर वो लागत मूल्य की बात कर रहा है। तो आपको क्या करेगा, मान लो आपने 1 केजी चीनी लेनी है और वो आपको लागत मूल्य पर दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपको कम तोल देगा। मतलब कि जो बाट यूज करेगा वो कम बाट यूज करेगा। हो सकता है वो 1000 ग्राम चीनी की जगह आपको 900 ग्राम दे दे, तो 100 ग्राम चीनी उसने बचा ली, तो वही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे हम कि बेईमान दुकानदार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमेशा याद रखें, जो बेईमान दुकानदार होगा उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि जितनी उसने त्रुटि करी है, जितनी उसने त्रुटि करी, ऐसे लिख सकते हैं, एरर भी लिख सकते हैं, एरर। ठीक है, त्रुटि या एरर, जितनी उसने एरर या त्रुटि करी वो, और डिवाइड में लिखेंगे 1000 में से जो त्रुटि की है वो। ठीक है, ये है लाभ किसका, दुकानदार का। जितना, या मैं ये कह सकता हूं ये वो वैल्यू है जो दुकानदार कम तोलता है। ठीक है, और ये है जो ग्राहक के पास जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो कि मानो उसने x ग्राम कम तोला, कितना, x ग्राम कम तोलता है। ठीक है, अब x ग्राम कम तोलता है तो इसका मतलब इतने ग्राम की उसने चोरी की, तो ग्राहक के पास कितना गया, 1000 माइनस के x और इंटू 100। यही है किसका, दुकानदार का लाभ परसेंटेज। ठीक है, अभी इसके ऊपर सवाल करेंगे 2-3 सवाल। ठीक है, चलिए इसके ऊपर पहला सवाल है कि मैं सवाल बोलता हूं एक बार। पहला सवाल यह है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। उसने ये बोला कि मैं अपनी सारी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचूंगा या क्रय मूल्य पर बेचूंगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो इस सवाल का मतलब क्या है कि भाई दुकानदार ने बोल तो दिया
कि मैं अपनी सारा सामान जो है लागत मूल्य पर बेच दूंगा या बेचता हूं, पर वो क्या कर रहा है कि जहां 1 केजी, जहां ग्राहक को उसे कितना देना चाहिए 1 केजी या 1000 ग्राम देना चाहिए, ठीक है, इतने ग्राम। अब ग्राहक को देना तो चाहिए इतना, पर वो क्या कर रहा है, अपना तोल कम कर रहा है। तोल कम करने की क्या मतलब है कि 1000 ग्राम की जगह अपने ग्राहक को सिर्फ कितना दे रहा है 900 ग्राम, ठीक है। अब मैंने ये तो बताया था कि भाई कोई भी दुकानदार घाटा नहीं खाएगा कि लागत मूल्य पर लाए 100 की चीज लाए 100 की आपको दे दे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। अगर नहीं बता रहा है वो, तो उसने गड़बड़ कहां की कि देना था, जाना था 1000 ग्राम और ग्राहक को दिया कितना 900 ग्राम। तो एक बात बताना भाई, 100 ग्राम की उसने चोरी की ना, इतनी एरर कर दी, 100 ग्राम की एरर कर दी, तो यही उसका प्रॉफिट है। अब उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यही तो बताया था मैंने कि जितने का वो एरर करेगा, 100 ग्राम की एरर की है, ठीक है। तो अभी बताया कि दुकानदार ने ग्राहक को कितना दिया, 100 ग्राम कम दिया ना, तो इसका मतलब 900 ग्राम पहुंचा। कितना पहुंचा, 900 ग्राम पहुंचा इंटू 100। यही ग्राहक का क्या है, उसका दुकानदार का क्या है, प्रॉफिट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों जीरो यहां से कट गई, ठीक है। अभी मेरे पास बचा 100/9, ठीक है। और 100/9 का मतलब क्या होता है, इसको भाग देंगे 11 बाहर जाएगा, 1 बचा, इसका मतलब 11 सही 1/9%। उस दुकानदार का लाभ कितना हो गया, 11 सही 1/9%, ठीक है। चलिए ये सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा, जो जितना कम तोलता है उसे ऊपर रखते हैं, जितना हमारा ग्राहक को जाता है उसे नीचे रखते, ठीक है, इंटू 100। चलो एक और सवाल करते हैं सही। अगला सवाल इसी का, अगला सवाल क्या है कि कोई बेईमान दुकानदार, कोई बेईमान मिठाई विक्रेता कह सकते हैं, मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% के लाभ पर बेचता है। आप देखो पहले सवाल में क्या था कि केवल कॉस्ट प्राइस पर बिक रहा है, और अभी क्या कर रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% के लाभ पर बेचता है। उसने कह दिया केवल मैं 10% लाभ ले रहा हूं अपनी चीज पे, 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है। अब एक बात बताओ, एक तो व्यक्ति है कि 10% के लाभ पर बेच रहा है, पर अपने बाट जो है सही इस्तेमाल कर रहा है अपना, ठीक है। पर एक उससे भी चालाक है, क्या कर रहा है कि भाई एक तो पहले ही 10% का लाभ ले रहा है कस्टमर से, फिर उसकी जगह के और एक और गड़बड़ क्या कर रहा है कि अपने बाट भी कम यूज कर रहा है। इसका मतलब डबल बेनिफिट ले रहा है, ज्यादा लाभ ले रहा है। तो वो क्या करता है कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब भाई एक बात बताओ, अपने माल को 10% के लाभ पर ही बेच रहा है मिठाई वाला, और फिर क्या कर रहा है भाई 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर कितना 800 ग्राम कस्टमर को दे रहा है, तो 200 ग्राम तो यही गड़बड़ है इसकी, 200 ग्राम तो यही है, ठीक है। तो अब उसका दुकानदार का हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो एक बात बताना, मैं ये मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम इतना था कि भाई 1000 ग्राम का रेट 1000, ये मैंने लेट कर लिया कि कोई वस्तु 1000 ग्राम खरीदी थी 1000 ग्राम रुपए में। अब इसका 1000 रुपए में, तो एक बात बताना, अगर इसको 10% के लाभ पर बेचेगा, कितने 10% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बिकेगी भाई, 1000 पर 10% निकाल लो, तो इसका मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसे, तो उसको अपनी चीज 1100 रुपए में बेचनी चाहिए दुकानदार। भाई 1000 पर 10% का फायदा लेना है, तो इसका मतलब 1100 में बेच दे, 10% का लाभ हो गया। पर उसने गड़बड़ क्या की कि जहां 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपए है, तो उसने गड़बड़ कर दी कि अपने कस्टमर का कितना कम दे रहा है, वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, तो कितना दे रहा है 1000 ग्राम की जगह कस्टमर को केवल ही 800 ग्राम पहुंचा रहा है। अब एक बात बताना, जहां देना था इतना 1100, वहां कितना दे रहा है 800 ग्राम, तो कितने का फायदा है 300 ग्राम का, इतने का बेनिफिट ले रहा दुकानदार। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बताएंगे भाई, 300 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा कितने पर 800 पर,
800 वही तो वैल्यू है जो ग्राहक को जा रही है भाई, 800 ग्राहक को जा रही है, और वही मैंने बताया था जो ग्राहक को जाता है वो नीचे रखते हैं, तो इंटू 100 इतना प्रॉफिट है उसका दुकानदार का। इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो तो ये कट गई, ठीक है। अभी बचा 300 बटे 8, पहले इसमें भाग दो, तो भाग देंगे तो कितनी बार 8 थी 24, ठीक है। 6 बच गए, 8 सत्ते 56, 4 बच गए, 4 एकम 4 और 4 दुनिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज हो गया उसका 37.5%, और यही इस सवाल का क्या है, ठीक है। चलिए और सवाल देखते हैं कुछ। चलो एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। सवाल है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25%, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के स्थान पर वह कितना तोलता है? इसका मतलब सवाल में क्या निकालना है कि उसने हमें कितना कम तोला है। तो अभी वो निकालते हैं कि कितने ग्राम का बाट यूज किया या कम तोला। चलिए इस सवाल को करते हैं हम। देखो अभी ये सवाल समझ में आ गया, क्या है सवाल? 25% लाभ कमाता है और वो क्या करता है? कम बाट का यूज करता है। तो हमें यह बताना है कि उसने कितने कम तोला। एक बात बताओ भाई, यही तो बताया था मैंने सिंपल सा कि लाभ प्रतिशत जो होता है उसका ये होता है कि जितने की एरर करे और 1000 माइनस के जो एरर की, ठीक है, इंटू 100 ये होता है। अभी क्या है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोल कर 25% का लाभ अर्जित कर लेता है। अब एक बताओ, कम तोल कर भी 25% का लाभ अर्जित कर रहा है। अब हमें यही तो निकालना है कि भाई उसने कितने प्रतिशत कम तोला, कितना कम तोला या कितना ग्राहक हो गया। कैसे करेंगे? तो भाई आप ये मान लो कि माना x ग्राम कम तोलता है। कितना कम तोलता है? x ग्राम कम तोलता है। x ग्राम कम तोलता है। तो x ग्राम अगर कम तोला तो एक बात बताएं, तो x ग्राम अगर कम तोलेगा वो तो भाई इतने ग्राम की तो उसकी एरर है डिवाइड। अभी मान लो 1000 ग्राम है, इसमें से x एरर की, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना उसका? 25%। लाभ कितना कमाता है वो? लाभ कमाता 25%, ठीक है। और 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो ये उसका लाभ ही तो लाभ कितना है उसका? 1/4 या 25% तो निकल के तो वही आएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर गया 1000 ग्राम माइनस के x, इधर हो गया 4x। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 इधर गया तो ये 5x हो गया, ठीक है। और उसमें भाग देंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 में 10, 200 बार इज इक्वल टू x। अब देखो जितनी उसने गड़बड़ की थी वो निकाल ली मैंने। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 200 ग्राम, इतने की एरर की थी भाई। 1000 ग्राम में से 200 ग्राम कम तोला, इसका मतलब ग्राहक को कितना गया? 1000 में से 200 कम तोला, इसका मतलब 800 ग्राम। और इस सवाल का यही है, सिंपल सा यहीं पर रखना था, इसीलिए आराम से सवाल, ठीक है। तो आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं, या तो इसमें रख लो सीधा सीधा, या ऐसे ही आप कर सकते थे भाई x मान लो इतने ग्राम कम तोला हो तो ग्राहक को ये गया और लाभ कितना उसका? 25% की वैल्यू 1/4, सीधा फ्रैक्शन बना के रख सकते, ठीक है। चलिए तो इसमें आप ये सवाल कर सकते हैं,
चलिए अब देखो इसी का प्रॉफिट लॉस का एक सेकंड पार्ट है जिसका नाम है भाई, इसी का पार्ट है मतलब इसी चैप्टर का, उसका नाम है डिस्काउंट, उसे हम बट्टा भी बोल देते हैं, छूट भी, ठीक है। डिस्काउंट या हम इसको बट्टा कह सकते हैं, छूट कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले से समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे डिस्काउंट का मतलब होता है सक्सेसिव डिक्रीमेंट, या इसको कह सकते हैं क्रमागत कमी। क्रमागत कमी, क्रमागत का मतलब होता है घटे हुए पर घटना, चीज का या किसी वस्तु के मूल्य का घटे हुए पर घटना। जैसे मैंने एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 2 डिस्काउंट देता है, 10% और 10%, ठीक है। 2 डिस्काउंट है 10% के। अभी आप कोई भी ग्राहक होगा और वो दुकानदार उससे कहते हैं भाई इस पर 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, पहला भी 10% है और दूसरा भी 10%। तो अभी ग्राहक को इतनी समझ नहीं है, वो क्या करेगा, सीधा जोड़ देगा, चलो भाई 10 और 10 20 हो गया, 20%, ठीक है। क्योंकि उसने ये समझ नहीं है उसे कि वो क्रमागत कमी है, ये डिस्काउंट कैसा है, उसने सीधे सीधे ऐड किया, बोला 20% हो गया। अभी डिस्काउंट होता है क्रमागत कमी, और क्रमागत कमी का मतलब होता है घटे ऊपर वैल्यू का घटना। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये डिस्काउंट है और आप ये समझ लें 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। और जहां डिस्काउंट कहां दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पर, ठीक है। एमआरपी को हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। 10% की वैल्यू 1/10 है, एमआरपी अगर 10 है तो उसको डिस्काउंट दिया या छूट दी कितने की, 1 की। और किसी वस्तु पर छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या बन जाता है, अंकित मूल्य पर छूट देते ही सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो अभी एक बात बताओ कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाया जाए तो बताना 10 रुपए था एमआरपी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये पहला डिस्काउंट हो गया, पहला बट्टा। दूसरा बट्टा भी कितना है, 10%, सेम इसको भी करेंगे भाई, 10 था, ये भी 1 का डिस्काउंट देंगे। अभी देखना इन सबको मल्टीप्लाई करें, 10 गुणा 10 इसका मतलब 100, 9 गुणा 9 करेंगे तो कितना मतलब 81। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो चीज 100 रुपए की थी और उसको 2 क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद 81 रुपए की बेच दी, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया भाई, टोटल डिस्काउंट देखें तो कितना, 19, कितने पर दिया, 100 पर, इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो गया, तो कितना रह गया भाई, केवल 19। आप देख लो 1% का फर्क आया। यहां आप 10 को सीधा ऐड कर लेते तो 20% बन जाता है, और जबकि ये डिस्काउंट कैसा है, क्रमागत कमी है, घटे हुए घट रहा है, तो देखना इसका नेट जो बन रहा है कितना, 19%, ठीक है। तो अगर वो 10% के दोनों डिस्काउंट उस ग्राहक को दे देता तो उस दुकानदार को फिर भी 1% का फायदा होता, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला यहां से जो बनता है वो बनता है इक्वल या एकल बट्टा बनाना, नेट डिस्काउंट बनाना। और नेट डिस्काउंट कैसे बनाएंगे, एक तो ये तरीका हो गया, आप इसमें कितने भी बट्टे ऐड कर सकते हैं, 3 4 जो भी। अब इसका नेट डिस्काउंट बनाने का एक और तरीका ये है कि आप भाई क्रमागत कमी है ना, तो जैसे हम इंक्रीमेंट निकालते थे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता था कि 2, पहला है A%, दूसरा है B% का, तो ये कर देते थे A + B AB/100, ये करते थे, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। अब हम डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो डिक्रीमेंट में क्या कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे, बस इतना फर्क आएगा। ये बन जाएगा टोटल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट कह सकते हैं इसे, या एकल बट्टा भी कह सकते हैं, एकल बट्टा बनाना। 2 तरीके हो गए, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये सीधा सीधा हो गया। देखो कैसे यहां से बनाएंगे, पहले की वैल्यू 10
दूसरे की 10 माइनस के 10 इंटू 10, ये दोनों दो जीरो खत्म हो गए, एक बचा, 10 और 10 20 माइनस के कितना 19। यहां से भी एकल बट्टा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला ही जो टाइप है सवाल का वो है एकल बट्टा बनाना। ठीक, चलो अब हम पहले कुछ सवाल करेंगे एकल बट्टा बनाने पर। ठीक है, एकल बट्टा कैसे बनाते हैं, कुछ डिस्काउंट में लिखूंगा और उसका आप एकल बट्टा बनाएंगे। जैसे दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक है 10%, एक है 30%। 10% और 10% और 30% की क्रैमिक दो बट्टों की क्रैमिक 10% और 30% के दो क्रैमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बनाना है। समतुल्य कह सकते हैं, ये एकल बट्टा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दो डिस्काउंट है, इनका नेट डिस्काउंट बनाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो सीधा सीधा नेट डिस्काउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो नेट या टोटल, कि भाई 10 प्लस के 30 माइनस आएगा यहाँ 30 गुणा 10 बटे 100। अब 10 और 30 कितना होता है 40, माइनस दोनों जीरो ये कट गई, यहाँ बचा 3, 40 में से 3 गए तो कितना बचा 37। कितना 37। तो ये इन दोनों बट्टों का एक समतुल्य बट्टा बन गया, कितना 37%। अब देखो अगर इनको डायरेक्ट जोड़ते 10 और 30, हमें लग रहा है कि 40% डिस्काउंट मिल रहा है, और सक्सेसिव एक डिक्रीमेंट है तो कितना मिलेगा, केवल 37%। इसको आप वैसे भी बना सकते हैं एमपी और सेलिंग प्राइस। भाई 10% का आप जानते हो 10 से 9 बनेगा रेशियो, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10। इसका मतलब 10 का एमआरपी 3 डिस्काउंट दे दिया, मतलब 7 गुणा करते हैं ना 100, 9 सत्ते देखना कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 की चीज एमआरपी है और 63 रुपए में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट है 37 का, कितने पर 100 पर इंटू 100, ये कट गया इससे, तो इसका टोटल डिस्काउंट कितना आ गया। आप कहीं से निकालो, आंसर सेम आ गया, या ऐसे निकाल लो नेट बना के, या रेशियो से कर लो, सेम आंसर आएगा वो देखो। ठीक है, ये दो बट्टे हमने एकल बट्टा बनाया। अब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 होंगे तो क्या करना है, देखो जब 3 बट्टे दे रखे हों, तीन बट्टे दे रखे हों। जैसे एक सवाल है कि 20%, 25% तथा 20%, 25% तथा 10%। ठीक है, ये 3 बट्टे हैं कि 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा 10, 20, 25, 10। इनका हमें क्या बनाना, समतुल्य बट्टा बनाना है। समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, ये कर सकते हैं। अब देखो 3 है, तीनों को हम कैसे बना सकते हैं कि पहले 2 को मर्ज किया जाए, 2 का रिजल्ट बन जाए, फिर 3 के साथ किया जाए। या हम ऐसे बना सकते हैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना ले। सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन बना के। भाई 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 रुपए का माल प्राइस, 1 का डिस्काउंट 4 में बेच दी। 25 का मतलब 1/4, 4 का माल प्राइस, 1 का डिस्काउंट 3 में बेच दी। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 की चीज 1 का डिस्काउंट 9 में बेच दी। ठीक है, ये हो गया। अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गए, 10 पंजे 50, 9 तिया 50 रुपए का एमआरपी वाली चीज हमने बेची 27 में। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 23 का। कितने का 23 का। 23 का डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं हम 50 पर। इनटू कितना करते हैं 100, 50 दूनी 100 और 23 दूनी। तो भाई ये टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा 46%।
और वैसे हमें कितना लग रहा है 25 और 20 45 और 2 और 10 55% लग रहा है, और है कितना वो एक्चुअल में 46%। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप कितने भी डिस्काउंट दे रखे हैं आप मर्ज कर सकते हैं, 3 दे रखे हो 4 दे रखे हो। बस देखो एक फायदा क्या है इस मेथड में कि आपको 4 दे रखे हो तो एक बार और कर देते जो भी वैल्यू होती, और उसमें क्या बार बार 2 को मर्ज करके फिर तीसरे को उनको मर्ज करके फिर नेक्स्ट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो जाता है। चलिए तो आप ये समतुल्य बट्टा बनाने वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आगे से। चलिए कुछ इसमें रिलेशन है एमआरपी और सेलिंग प्राइस के, वो देखते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस 100 प्लस माइनस, ये पढ़ा था सेलिंग प्राइस निकालते थे। ठीक है, अभी हम मार्क प्राइस पढ़ रहे हैं, अंकित मूल्य है, डिस्काउंट। तो अभी मैंने ये बताया कि सेलिंग प्राइस बन जाता है जब किसी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट ये बन गया, इसको मान लो इक्वेशन। अब एक बात था ना, इन दोनों इक्वेशन में क्या सेम है, ये LHS सेम है, LHS सेम है क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है वो भी सेलिंग प्राइस। जब LHS सेम है तो इनका दोनों का RHS भी सेम होगा, या बराबर रख सकते हैं, तो रखना बराबर CP प्लस माइनस R अपॉन 100 इज इक्वल टू MRP प्लस माइनस 100 माइनस P। ठीक है, अब देखना बराबर की चीजें क्या होती हैं, कैंसिल आउट हो गई। अब यहां से कॉस्ट प्राइस के नीचे लाओ मार्क प्राइस, इधर ये बचा और नीचे इसको ले आओ, ये बन गया भाई एक रिलेशन किसका, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। ठीक है, अब इस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, इस पे सवाल करेंगे। दूसरा समझें कि भाई एक वस्तु पर लगातार कितने भी डिस्काउंट दिए जा सकते हैं, क्रमिक है ना, क्रमागत कह सकते हैं उनको, कितने भी डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। जैसे कैसे कि भाई मैंने एक वस्तु का MRP पर पहला डिस्काउंट दिया D1, ठीक है, अब इसी वस्तु पर मैं लगातार कितने भी डिस्काउंट दे सकता हूं, मान लो दूसरा दे दिया D2, तीसरा भी दे सकते हैं D3। इसका मतलब ये होगा किसी वस्तु पर कितने भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, इस पे भी भाई सवाल आया है डिस्काउंट के ऊपर, क्रमिक डिस्काउंट के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जो पहले बताया था एक एक्सप्रेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कई सवाल आए। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रिलेशन था उस पर भी सवाल आया। तो आप इन दोनों को याद रखोगे, बाकी तो सब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सवाल। चलो अब सवालों पे आते हैं। अभी हमने एकल बट्टा बनाना सीख लिया। एकल बट्टा बनाने के बाद और सवाल करते हैं कुछ इस चैप्टर के, जैसे सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य, अब मुद्रित मूल्य को समझो, मुद्रित मूल्य का मतलब ही अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य या इन्हें लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची। कितने में दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया, कितना 450 रुपए में। भाई देखो एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात है,
अंकित मूल्य पर छूट कितनी थी? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। और कितने रुपए में बेच दिया? 450 रुपए में बेच दिया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ भाई उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे भाई? हम जानते हैं, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शन 16 से ही 2/3%। देखो 16 दिया 48 और 2 50 और बटे 3 और परसेंटेज के 2 0। ठीक है, अब 50 से कम 50 और 50 छिक्का 300। अब मुझे पता चल गया कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। अब ये क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य है। हर की वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू होती है। अभी हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो ये अंकित मूल्य होगा। ये क्या है? ये छूट है या डिस्काउंट है? तो एक बात बताना, और मैंने ये बताया कि वस्तु पर छूट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाए तो एमआरपी कितना? 6, डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना? 5। सेलिंग प्राइस कितना? 5। और जबकि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में दे कितना रखा है? 450। तो मैं यही तो कह सकता हूं इस 5 की वैल्यू 450 है। 5 की वैल्यू 450 कितने गुना? 90। कितने गुना है? 90। अब अंकित मूल्य मुझे निकालना है, तो अंकित मूल्य का रेशियो कितना? 6। इसको भी 90 गुना बढ़ा दो। 9 छिक्का 54, 9 छिक्के 54। तो मुझे मिल गया अंकित मूल्य कितना मिला? 540। अंकित मूल्य कितना मिल गया? 540। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? भाई ये रेशियो बनाने आ रहे हैं। रेशियो कैसे बनते हैं? मैंने बताया कि किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य बन जाता है। अब 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है और हर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? वास्तविक वैल्यू। अब वास्तविक वैल्यू से मतलब क्या है कि अगर हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो हर की वैल्यू हमेशा यहाँ अंकित मूल्य मानी जाएगी और जो अंश की वैल्यू है वो हमेशा छूट या डिस्काउंट माना जाएगा। तो 1/6 में 6 तो हो गया अंकित मूल्य, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना बचा? 5। अब इस 5 की तो वैल्यू हमें दे रखी है पहले ही सवाल में कि उसका विक्रय मूल्य 450 रुपये है। तो 5 की वैल्यू भाई कितनी? 450, जो कि कितने गुना है? 90। अब अंकित मूल्य भी इसका क्या हो जाएगा? 90 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो कितना? 6:5 है। तो ये 90 गुना बढ़ा तो ये भी 90 गुना बढ़ेगा। तो 90 गुना बढ़ा तो कितना हो गया? 540। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 540। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 540 रुपए। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। आप देखो, वस्तु पर मैंने बताया था ना कितने भी डिस्काउंट दिए जा सकते हैं, लगातार 1 2 3 क्रमिक कितने भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक, इस सवाल को मैं पढ़ रहा हूं। सवाल यह है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। आप देखो, हमें सबसे पहले इस घड़ी का अंकित मूल्य बताया गया। अंकित मूल्य 1000 रुपये। एक फुटकर विक्रेता उस पर 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है। अब देखो अंकित मूल्य इतना है पर इस पर 2 बट्टे दिए गए, 2 डिस्काउंट दिया गया। अब 2 डिस्काउंट में पहला जिसमें से एक डिस्काउंट है इसका 10%, ठीक है, पर जो दूसरा डिस्काउंट है वो हमें नहीं पता कितने परसेंट का है। 2 डिस्काउंट देने के बाद एक व्यक्ति ने इसको खरीद लिया 810 रुपए, और कस्टमर के लिए तो सेलिंग क्रय मूल्य है, पर जिसने बेचा उसके लिए क्या है? ये विक्रय मूल्य है। 810 रुपए में खरीद लिया। अब मुझे बताना है कि ये जो सेकंड वाला डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का था, दूसरा बट्टा कितने का। तो अभी मैंने ये तो बताया था कि भाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी 100 माइनस के डिस्काउंट फर्स्ट, जितने भी डिस्काउंट दे रखे हैं 100 माइनस के डिस्काउंट सेकंड, जितने डिस्काउंट दे रखे हैं इसमें रख दो वैल्यू। कैसे रखेंगे भाई? ये तो हमें पहले पता कितना 810, एमआरपी भी पता कितना 1000 गुणा पहला डिस्काउंट कितना भाई 10% डिवाइड बाय 100 इनटू दूसरा डिस्काउंट क्या हुआ हमें निकालना है, ये ऐसे लिख दो। अब इसको सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2
ये जीरो खत्म हो गए दोनों और ये जीरो खत्म हो गए। 1000 हमारा खत्म, यहां बचा 81, यहां कितना बचा देखो 100 में से 10 जाएंगे 90, यहां बचे इतना। ठीक, अब एक बात बताना, ये जीरो खत्म, 9 से ये कितना बार 9 बार, अब ये 10 इधर गुणा में ही तो आएगा, तो कितना 90 इज इक्वल टू, और ये बचा 100 माइनस के d2। अब d2 की वैल्यू निकालनी है, तो d2 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, d2 की वैल्यू हो जाएगी कि 100 माइनस के 90, d2 की वैल्यू आ गई भाई कितना 10। कितना, इस सवाल का क्या हो गया ये आंसर। तो हमारा जो दूसरा डिस्काउंट था जो दिया गया वो कितना था 10%। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। तो एक और सवाल मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और उसको आप करोगे घर से। ठीक है, इस सवाल को आप करोगे घर से। सवाल है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए। एक पेन का अंकित मूल्य कितना है 12 रुपए एक पेन का अंकित मूल्य है 12। इस पर 15% का 1/, दिया जाता है। इस पर 15% का 1/, दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8.16, इससे जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपए हो जाता है। दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए, दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका सवाल है, ये आपका सवाल करना है, सेम सवाल है बिल्कुल। ठीक है, ये सवाल करके आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक।